नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। साथियों, ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे। आपके पास ऑप्शंस में है नियाज, अब्र, रस्सा या प्रेमघर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर, जिनका जन्म कब हुआ था, 1855 ईस्वी में। आपको बताना है कि यह उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। उर्दू में यह अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। और एक इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन रहे हैं। तो कौन रहे हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हार की जीत किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है जीवनी, आत्मकथा, कहानी या उपन्यास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि हार की जीत किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हार की जीत कहानी विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, सुदर्शन जी। बिल्कुल सही। ठीक है, सुदर्शन जी की कहानी है हार की जीत। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास वाक्य दिया गया है कि योग करके वह टहलने जाएगी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। आपके पास ऑप्शंस में है नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। वाक्य दिया गया है आपके पास कि योग करके वह टहलने जाएगी। क्रिया का कौन सा भेद है इसमें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। आप जानते हैं कि जब एक क्रिया समाप्त होकर कर्ता उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो जो पहले वाली क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है आपकी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी जीवनी में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है। आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी या मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी विधा की रचना है इसके रचनाकार कौन है। बताइए इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, जैनेन्द्र कुमार जी की जीवनी है ये। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये किसके जीवन से संबंधित है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी जो है वो महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है और इसके रचनाकार कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी है और इसका रचनाकाल है 1968 ईस्वी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे। आपके पास ऑप्शंस में है सरहपाद, नेमिनाथ, आचार्य देवसेन या मत्स्येंद्रनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए गोरखनाथ किसके शिष्य थे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किसके शिष्य थे, मत्स्येंद्रनाथ के। ठीक है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तब आपका उत्तर क्या होगा। बताइए नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बिल्कुल सही, कौन थे, गोरखनाथ जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में पद के कितने भेद माने जाते हैं।
आपके पास ऑप्शंस में है 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हिंदी में पद के कितने भेद माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं, उनके नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल सही। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, और नंबर 3 विशेषण और क्रिया, और नंबर 5 अव्यय। ठीक है, ये 5 भेद माने जाते हैं पद के। बिल्कुल सही। ठीक है, कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी लद्दाख यात्रा यात्रा वृतांत किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है रामस्वरूप चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, राहुल सांकृत्यायन या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेरी लद्दाख यात्रा, जो कि यात्रा वृतांत विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? राहुल सांकृत्यायन की। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? आपके पास ऑप्शंस में है शालिभद्र सूरि, सरहप्पा, पुष्ययापुंड या राजामुंज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब हम बात कर लेते हैं कि शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बताइए, शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बिल्कुल सही, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बिल्कुल सही, पुष्य या पुंड को जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो माना है आपका शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, और अब आप लोग मुझे ये बताइए कि राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बिल्कुल सही, राजा मुंज को किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। शालिभद्र सूरि को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है, और राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमारा अगला प्रश्न है, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा या शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह रचना जो है वो श्री राम शर्मा जी की है, 1949 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको बताना है कि इनमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है, मैं बालक को जगवाता हूँ, राम पत्र लिखता है, मदन मोहन को हंसा रहा है, गेहूं पिस रहा है। तो बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। गेहूं पिस रहा है ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है। आपको मैंने बताया था कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया के उदाहरणों को आप कैसे पहचानोगे। आपको क्या लगाना है उससे पहले? क्या और किसको। ठीक है, अगर आपको जवाब मिलता है तो उस वाक्य में होगा आपका सकर्मक क्रिया।
और अगर नहीं मिलता है आपको जवाब तो होगी आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे मैं बालक को जगवाता हूँ, तो आप लगाओगे क्या जगवाते हो, तो बालक को। किसको, बालक को। तो मिल गया ना आपको उत्तर। राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। किसको लिखता है, पत्र को लिखता है। ठीक है, मदन मोहन को हंसा रहा है। ठीक है, क्या हंसा रहा है, मदन हंसा रहा है। किसको हंसा रहा है, मोहन को हंसा रहा है। तो आपको उत्तर मिल रहा है, तो इसमें भी सकर्मक क्रिया है। अब है आपके पास कि गेहूं पिस रहा है, क्या पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है। किसको पिस रहा है, नहीं मिला ना उत्तर। या क्या पिस रहा है, नहीं उत्तर मिल रहा है आपको। किसको पिस रहा है, तब भी आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर आप यूज करते हैं कौन पिस रहा है, तब आपको उत्तर मिल रहा है कि गेहूं पिस रहा है। तो कौन से नहीं, बल्कि किससे उत्तर मिलना चाहिए आपको, क्या और किसको से। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी विधा की नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है, कलम का मजदूर, निराला की साहित्य साधना, मेरी पत्नी और भेड़िया, या कलम का सिपाही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सी रचना जीवनी विधा की नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मेरी पत्नी और भेड़िया जीवनी विधा की रचना नहीं है, बल्कि यह एक आत्मकथा विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की रचना है ये, आत्मकथा विधा की रचना है 2009 ईस्वी की। अब हम बात करते हैं कि कलम का मजदूर, जो कि जीवनी विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, कलम का मजदूर मदन गोपाल जी की जीवनी है। ठीक है, किसकी है, मदन गोपाल जी की जीवनी है 1964 ईस्वी की। फिर है आपके पास निराला की साहित्य साधना, ये किसकी है, रामविलास शर्मा की। बिल्कुल सही, किसकी है ये, रामविलास शर्मा जी की जीवनी है ये, और 1969 ईस्वी की। कलम का सिपाही, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। बताइए, कलम का सिपाही, इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, अमृत राय जी की। और मैंने इसका रचनाकाल भी बताया था आपको, 1962 ईस्वी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3, मेरी पत्नी और भेड़िया जीवनी विधा की रचना नहीं है, बल्कि आत्मकथा विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन बताए, डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है, कलम का मजदूर मदन गोपाल जी की जीवनी है 1964 ईस्वी की। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है 1969 ईस्वी में। कलम का सिपाही अमृत राय जी की जीवनी है 1962 ईस्वी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। आपके पास ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एकांकी नाटकों को स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में कब मान्यता मिली। आपके पास ऑप्शंस में है 1935 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, या 1943 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एकांकी नाटकों को स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में कब मान्यता मिली। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। 1940 ईस्वी में एकांकी नाटकों को स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक हैं कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, सूरजपाल चौहान, या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मणिकर्णिका
मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तुलसीराम जी हैं। ठीक है, यह एक दलित आत्मकथा है और 2013 की इनकी ये दलित आत्मकथा है ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, आगे के संपादकत्व में दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1953 ईस्वी या 1959 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि अज्ञे जी के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। आपसे पूछा गया है कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में। चलिए हम लोग थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जो 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे वो कब कब प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? हम पहला सप्तक नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं? तार सप्तक। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1943 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में। और तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? आप लोग बताइए, तीसरा सप्तक। शाबाश, बिल्कुल सही, 1959 ईस्वी में। और चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1979 ईस्वी में। ठीक है, तो ये 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे अज्ञे जी के संपादकत्व में। प्रश्न पूछा गया था कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो आपका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, 1951 ईस्वी में। ठीक है, और तार सप्तक 1943 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना है? आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी की इनमें से अंतिम रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है आंसू, प्रेम पथिक, कामायनी या झरना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। तो बताइए अंतिम रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना है 1935 ईस्वी की। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आंसू का रचनाकाल क्या माना जाता है? बिल्कुल सही, आंसू इनकी 1925 ईस्वी की रचना है। और प्रेम पथिक 1913 ईस्वी की रचना है। और झरना 1918 ईस्वी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, दोहावली किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है कबीरदास, नंददास, सूरदास या तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि दोहावली किस भाषा में लिखी गई रचना है। ठीक है, क्या प्रश्न है कि जो तुलसीदास जी की रचना दोहावली है इसकी भाषा बतानी है आपको कि किस भाषा में रचित है ये। ठीक है, प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है फड़फड़ाना, झुठलाना, मिमियाना, हिनहिनाना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। हमने पढ़ा था कि यौगिक क्रिया जो है वो 4 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है 4 तरह की? एक होती है आपकी नाम धातु क्रिया, दूसरी होती है आपकी संयुक्त क्रिया। ठीक है, कौन सी बता रहे हैं हम आपको? यौगिक क्रिया, जो कि 4 तरह की होती है। नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और आपकी होती है तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया और चौथी होती है आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। तो आपको बताना है कि इनमें से अनुकरणात्मक क्रिया का भेद कौन सा नहीं है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। झुठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। आप जानते हैं कि अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? बिल्कुल सही। किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कुत्ते की आवाज ऐसे निकलती है, भो भो। ठीक है, तो जो ये है वो क्या है? बिल्कुल सही। तो ये ध्वनि का अनुकरण हो रहा है, पर जो झुठलाना है वो हमारी क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, हमारा हमारा अगला प्रश्न है, बिल्कुल सही, मिमियाना। बकरी की आवाज में से मिमियाना हो गया। हिन हिनाना, घोड़े की आवाज से हिन हिन करते हैं ना घोड़े, तो घोड़े की आवाज हिन हिनाना, तो ये क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है, कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, किसी ने पत्थर मार दिया, सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है बल्कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो पहला वाक्य दिया गया था ये क्या था कि कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, तो अनिश्चित है कि कौन सुनेगा। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें। किसी ने पत्थर मारा, किसने मारा पता नहीं, अनिश्चयवाचक है। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा, कितना सीखा पता नहीं, पर बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो सारे जो ये 3 वाक्य है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि तुलसीदास जी की रचना दोहावली किस भाषा में रचित है, तो प्लीज़ अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में भी अवश्य देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।